हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 348 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 349 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे किस तरीके से लिखने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके इस उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपका प्रश्न नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधानों की चर्चा करते हुए इस नीति को समग्रता में लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें। आपने लिखा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूल एवं कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र व लचीला बनाना है, ताकि भारतीय छात्र छात्रा 21वीं सदी में वैश्विक फलक पर अपनी इबादत लिख सकें। उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 26.3% से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके तहत 3 से या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों व पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र मिलेगा। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्र के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, निसंदेह नई शिक्षा नीति एक बेहतरीन पहल है जो भारत की छवि को और निखारेगी, परंतु इसके समक्ष कई चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां कौन कौन सी हैं? चुनौतियां आपने यहाँ पे बताया है। नंबर 1, एनईपी में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे भारतीय शिक्षा महंगी होगी। दक्षिण भारतीय राज्यों का आरोप त्रिभाषा सूत्र से सरकार का शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास। फेडिंग संबंधी जांच का अपर्याप्त होना। मानव संसाधन का अभाव। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे लिखा, उपरोक्त चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए निम्न सुधार किए जाने चाहिए। फेडिंग है कि यहाँ पे ग्रेडिंग है? फेडिंग संबंधी जांच का अपर्याप्त होना। ध्यान में रखते हुए निम्न सुधार किए जाने चाहिए। शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा कार्य प्रदर्शन के आधार पर प्रोन्नत की जानी चाहिए। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाना चाहिए। अध्यापन के न्यूनतम 4 वर्षीय बीएड डिग्री का होना अनिवार्य होना चाहिए, जिससे शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा। भारत की जरूरतों को पूरा करने हेतु भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 मंजूरी दी। यदि इसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो ये नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समक्ष ले जाएगी। साथ ही स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन लर्निंग, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से कुशल बिग डेटा भी आप लिख सकती थी, कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। काफ़ी अच्छा आपने उत्तर लिखा है। भाषा को आपने काफ़ी अच्छे से संयोजित किया है और आपने यहाँ पे कई सारी चीज़ें नई बताई हैं। जैसे आपका ये पॉइंट एक नया है यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ पे इस पॉइंट को एक नया बताया है। तो जो बच्चे आंसर देखकर लिखते हैं और जिनको मौलिक कुछ लिखना हो, तो वो इनसे मदद ले सकते हैं कि ऐसे पॉइंट हमको ऐड करने चाहिए थोड़े अपने पास से, ठीक है, तभी मज़ा आता है। अब यहाँ पे जैसे 2-3 चीज़ें अगर आप और सुधार लें, हालांकि आपको पता नहीं होगा इसलिए आपने ऐसी गलती की है, वरना आप अगर इन 2-3 चीज़ों को सुधार लेंगे तो आपका उत्तर और बेहतरीन हो जाएगा। जैसे क्या है कि आपने यहाँ पे लिख दिया है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये मत लिखिए नाम। क्यों नहीं लिखना है? बात ये है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, ये तो क्लियर है नहीं कि आपकी कॉपी को कांग्रेस पार्टी से प्रेरित कोई प्रशासक चेक करेगा या फिर कोई बीजेपी पार्टी की या कोई आम आदमी पार्टी की, है ना। तो इसमें आप लोग हमेशा बैलेंस रखा करिए। और एक और बात बताएं, जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या करती हैं और इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि सरकार के द्वारा कौन कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है, या सरकार के कौन से काम
ऐसे हैं जिन्होंने आपको प्रभावित किया, तो आप वहाँ पे ये नहीं बोलेंगी कि सर मोदी जी का ना मुझे ये वाला मन की बात वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मोदी जी का ना ये स्टार्टअप और स्टैंड अप स्किल के अंतर्गत, या लोगों को एक तरीके से मुद्रा योजना की स्कीम हो, या 135 करोड़ देशवासियों की बात हो, ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एग्ज़ाम पर वो जो मेंटरशिप करते हैं वो भी बहुत अच्छी बातें हैं सर उनकी, और उनकी पर्सनल लाइफ सर बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं बताना है ना। रीज़न क्या है ना कि आपसे ये डिमांड की जाती है। जब हम आपको इथिक्स पढ़ाएंगे, 6 जून से आपको पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे आपको यही सारी चीज़ें ना आपको सिखा देंगे। और आप यकीन मानिएगा, इथिक्स हमसे पढ़ लेने के बाद, निःशुल्क की क्लासेस हैं, कोई फीस नहीं है उसकी, इथिक्स पढ़ लेने के बाद आपको ये लगेगा कि वास्तव में आपने यूपीएससी को अभी तक पढ़ा था, अब यूपीएससी आपके जीवन में उतर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे यही बातें आती हैं कि आपको धर्मनिरपेक्ष, राज्य निरपेक्ष और पार्टी निरपेक्ष होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करें, एक ही वर्ड हमेशा, भारत सरकार। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई। अब भारत सरकार का मतलब है कोई भी होगा, उस पीएम की कुर्सी पर आज मोदी जी हैं तो अच्छी बात है, कल ममता जी होंगी तो भी अच्छी बात है, परसों कोई और होगा तो भी अच्छी बात है। कहने का मतलब कितना भी कुछ बदल जाए, लेकिन हमें अपना एक ऐसा कॉमन वर्ड रखना है जिसको लेकर किसी को कोई संदेह या डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, तो आप ये करिएगा। ये गलती हालांकि सबसे होती है, ऐसा नहीं है कि आपसे हो गई तो बहुत बड़ी कोई गलती है, आपसे हुई है, आप इसको अब सुधार लेंगे। इन फ्यूचर आप कभी ऐसा कुछ लिखेंगे नहीं, किसी भी मिनिस्टर का आपको जिक्र कभी नहीं करना है, हमेशा भारत सरकार की बात करनी है। ठीक है, एक और बात, आपने जो इसमें ये फारसी वर्ड उपयोग कर रहे हैं ना, फारसी और उर्दू के, बहुत अच्छी चीज़ होती है। यूपीएससी कहती है कि आप में अगर मल्टीलैंग्वेज सिस्टम है, मल्टीलैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि हिंदी इंग्लिश मिक्स हो, मल्टीलैंग्वेज का मतलब होता है हिंदी में आप उर्दू के कुछ शब्दों को लाएं, कुछ फारसी के शब्दों को लाएं, कुछ आप हो सके तो उड़ीसी के, बंगाल के कोई भी वर्ड, मतलब आसपास के या अपनी लोकल लैंग्वेज के, उनको ले आएँ जो स्टैंडर्ड है, जो 22 लैंग्वेज हैं हमारी, उनके अकॉर्डिंग आप ले आएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपने लिखा, बहुत अच्छी बात है, इससे भाषा शैली में मज़ा आ जाता है। संस्कृत के जैसे कुछ वर्ड होते हैं, उनको अगर आप उपयोग में लाती हैं तो उससे भी उत्तर में काफ़ी बेहतरीन आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकती हैं, आपने किया है हालांकि। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जो चीज़ आप नहीं कर पाई इस बार, तो वो ये है कि इस लाइन को और इस लाइन को लिंक करना। ठीक है, आप इसको लिंक करना सीखें। जैसे आपने बताया, तो आप इसको ऐसे बता सकती हैं कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूल व कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र व लचीला बनाना है, ताकि भारतीय छात्र छात्रा 21वीं सदी में वैश्विक फलक पर अपनी इबादत लिख सकें। इसी दिशा में उसने उच्च शिक्षा से संबंधित कई सुधार किए हैं, जिसके संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है। ये लाइन आपको ऐड करनी है। ऐसे आप अगर डायरेक्ट लिख देंगे ना तो एग्जामिनर को थोड़ा वो लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा कि बताइए लड़की अपनी बात को ना कॉम्प्रीहेंड ढंग से नहीं बता पा रही। ठीक, तो आप ऐसा कर सकती हैं। और आप जब यहाँ पे बताएं तो अभी तो ये ठीक है क्योंकि आप यहाँ पे लिख रही हैं, हिंदी इंग्लिश आपने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, बट यूपीएससी में कोशिश करें कि अगर हिंदी में हो रहा तो हिंदी में कर दें, इंग्लिश में हो रहा तो इंग्लिश में कर दें। जैसे सकल नामांकन अनुपात अगर आप सकल में नहीं लिख पा रही हैं तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में लिख देंगी, काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकती हैं। फिर आता है यहाँ पे ये मल्टी एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था, आपको बस इतना ही लिखना है, यहाँ तक समझ गए। ये नहीं लिखना है आपको कि ये क्या होता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इस चीज़ को यहाँ से एग्जिट कर सकती हैं। ठीक है, हमने आपको इसीलिए वहाँ से इस चीज़ को एग्जिट किया है, आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, तो आपके शब्द काफ़ी संक्षिप्त हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। फिर बात आती है यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे सही किया है कि निस्संदेह ये एक बेहतरीन पहल है। यहाँ पे आप ये एक लाइन और जोड़ सकती हैं कि उपयुक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि ये एक बेहतरीन पहल है जो भारत की छवि को और निखारेगी, परंतु इसके समझ कई चुनौतियाँ हैं। अब आपने देखा ऊपर की चैन को ऊपर के हमने वर्ड को नीचे के वर्ड को एक चैन से ऐड कर दिया। ये होना चाहिए। ये जब होता है ना तो एग्जामिनर डूबता है, और एक बार अगर आपने एग्जामिनर को डुबा दिया अपने आंसर में, इतना आप मान लीजिए कि अगर आपने 20 अपने आंसर में
शुरुआत के 7 आंसर तक अगर उसे डुबा दिया तो यकीन मानना कि वो 13 जो आंसर होंगे ना, वो शुरू के 7 आंसर की परफॉर्मेंस पे नंबर दे दिए जाएंगे। ये होता है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है किसी का, वो अलग ही होता है। किसी को आप पहली नज़र में देखते हैं, किसी को आप पहली बार उससे बात करते हैं, पहली बार उससे जुड़ते हैं, तो एक अलग मज़ा होता है। तो वही काम आपको करना है कि एग्जामिनर की नज़र में जो आपका पहला से 7वां उत्तर जाए, उसको फील हो कि वाह इसने कितना गजब का लिखा है। और अगर आपने गहराई आपके हर एक उत्तर में हो गई, 7 उत्तर में, 8 उत्तर में हो गई, और आपने अगर 18वां या 19वां उत्तर लिखने की कोशिश की और वहाँ पे आपने अगर पॉइंट में भी बात कह दी ना, पूरी की पूरी, समय ही नहीं है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर 19 नंबर पे ये क्वेश्चन है, सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन 19 नंबर पे होता और आपने 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से लिखे हैं, तो आप केवल ये प्रोविजंस को ही डाल देती कि सकल घरेलू उत्पाद इतना NEP के तहत मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पोर्टल है, साथ ही इसमें क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा गया है, ऐसे ही आप डाल देती शॉर्ट में, तो भी वो आपको 10 में से 5 नंबर दे देगा। क्योंकि उसको पता है कि आपके पास जब समय था तो जबरदस्त आपने मेहनत की, समय का अभाव रहा लेकिन आपने लिखा, आपने छोड़ा नहीं, आपने हिम्मत की। और आपने अगर 2 लिख दिए ऐसे तो और खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके 2 उत्तर से वो क्या समझता है, वो ये समझता है कि इस लड़की के पास समय था केवल 1 उत्तर लिखने का, यानी कि इसके पास समय था, इसके पास पैसे थे केवल एक व्यक्ति को सहायता पहुंचाने की, गवर्नमेंट की। लेकिन इस लड़की ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए भारत सरकार का फायदा कराने के लिए इसने उस पैसे को आधा आधा दे दिया 2 बच्चों में। समझ गए? इससे ये चीजें सोचती हैं और इसी में तो आपको अंक देगा। उम्मीद है कि आप समझ गई होंगी। तो इस तरीके से आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिखा है। और दूसरी बात जो जिस चीज़ की तारीफ बनती है कि आप लगभग हर एक रूल को फॉलो करती हैं। हमने फर्स्ट टाइम ही आपसे जिस दिन कहा कि आप न्यूमेरिक नंबर डालें, आपने न्यूमेरिक नंबर डाला, आपने यहाँ पे अंडरलाइन करती हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, पैराग्राफ को अच्छे से तोड़ती हैं। साथ ही आपने न केवल इस फ्रेम को बनाया बल्कि यहाँ पे पॉइंट डाला। लास्ट टाइम में आपने क्या किया था, केवल फ्रेम डाला था, बट आपने अब की बार पॉइंट भी मेंशन कर दिया, जो अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा आपकी राइटिंग तो ज़बरदस्त है ही, मतलब ऐसे ही अगर राइटिंग आप लिखती रहीं, इतना बस ध्यान रखना कि ये राइटिंग जो हो आपकी, ये 6 मिनट 7 मिनट के आसपास हो, यानी कि 24 वर्ड्स आपके 1 मिनट में लिख जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में राइटिंग इम्पॉर्टेंट तो है बट इम्पॉर्टेंट है टाइम भी। ठीक, उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। ये भी समझ में आ गया होगा कि छोटी छोटी कौन सी गलतियां हैं, उन्हें कैसे सुधारना है। तो मिलते हैं फिर आप ही की तरह भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।